नेक्स्ट हमारे पास है रेटिनोइक एसिड। इसका जो काम होता है वो बिल्कुल हार्मोन जैसा होता है, जैसे हार्मोन काम करते हैं। तो जो लीवर होगा उसमें जो रेटिनॉल होता है वो प्लाज्मा में आएगा और प्लाज्मा में वो ट्रांसपोर्ट होता है बाय बाइंडिंग विद रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन एंड विच इज़ कॉम्प्लेक्स्ड विद ट्रांसथायरेटिन। तो ये दोनों चीज़ें जब टारगेट सेल के करीब आ जाएंगी ये रेटिनॉल से अलग हो जाएंगी और रेटिनॉल जो होगा वो टारगेट सेल में एंटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टारगेट सेल है, ये एपिथेलियल सेल है। तो हमने कहा था ये एपिथेलियल की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। तो ये एपिथेलियल सेल हमारे पास मौजूद है। जो रेटिनॉल है, अब एपिथेलियल सेल में जो रेटिनॉल फॉर्म है ये काम नहीं करती, इसको हमने कन्वर्ट करना है पहले रेटिनोइक एसिड, और ये इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है। रेटिनॉल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेटिनोइक एसिड में। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी, रेटिनल बनेगा, फिर उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो ये बन जाएगा रेटिनोइक एसिड। रेटिनोइक एसिड है ये बन जाएगा साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में ये चीज़ बन जाएगी। उसके बाद रेटिनोइक एसिड जो है ये एंटर हो जाएगा न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस में एक रिसेप्टर होता है, इस रिसेप्टर का नाम है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। ये जो रिसेप्टर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन की ही एक टाइप है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन एक फैमिली होती है पूरी, उसके अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स आते हैं। तो इसी तरह उसी फैमिली का ये एक पार्ट है रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर। अब ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जैसे रेटिनोइक एसिड आता है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये मैंने बनाया रेटिनोइक एसिड, ये इसके साथ अटैच होगा तो ये रिसेप्टर हो जाएगा एक्टिवेटेड। कॉम्प्लेक्स जो बनेगा उसको नाम देंगे रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ये एक्टिवेटेड है, ये अटैच हो जाएगा विद जीन। तो जीन के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये दो काम कर सकते हैं, या तो ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा देगा। ट्रांसक्रिप्शन मीन ये होता है कि जीन से मैसेंजर आरएनए का बनना, जो कि न्यूक्लियस में ये काम हो रहा होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि जीन से मैसेंजर आरएनए बना। तो जब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये जो रिसेप्टर है ये जीन के साथ अटैच होगा, ये या तो ये ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा देगा, या अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो उसको इनहिबिट करवा देगा। तो ये दो काम होते हैं, या ये इनहिबिट करेगा या उसको स्टिमुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल ये एपिथेलियम में इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है क्यूरेटिन। अब ये प्रोटीन बनने कैसे, मैसेंजर आरएनए बनेगा, राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। तो जब ये रिसेप्टर एपिथेलियम में आके अटैच होता है तो जो क्यूरेटिन प्रोटीन है इसका जो मैसेंजर आरएनए है उसकी ट्रांसक्रिप्शन को ये स्टॉप कर देगा, मतलब मैसेंजर आरएनए की जो सिंथेसिस हो रही होगी उसको स्टॉप कर देगा। तो जब इसको स्टॉप करेगा तो क्यूरेटिन फॉर्मेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह ये काम करता है एपिथेलियल में। चलिए, अब विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि जो रोड सेल्स होते हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बनाने के लिए हमें विटामिन ए रिक्वायर होता है। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, ये पिगमेंट नहीं होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। अगर सिर्फ यही नहीं कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अगर प्रोलॉन्ग्ड रहती है इसकी डेफिशिएंसी, जो जो विजुअल सेल्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, वो डिजनरेट होना शुरू हो जाएंगे बॉडी में। तो ये इफेक्ट आना शुरू होता है। उसके बाद जीरोफ्थैल्मिया, मतलब जो कॉर्निया है वो हमारे पास ड्राई हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नियल अल्सरेशन। अब ये दोनों इफेक्ट क्यों आते हैं, अभी मैंने आपको पीछे बताया जो रेटिनोइक एसिड है विटामिन ए की फॉर्म है, वो केराटिन सिंथेसिस को स्टॉप करता है, ट्रांसक्रिप्शन डिक्रीज कर देता है ना केराटिन की। अगर विटामिन ए नहीं होगा तो वो इसकी फॉर्मेशन को स्टॉप नहीं कर पाएगा, मतलब क्रिएटिन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जो आई है उसके अंदर क्रिएटिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इसलिए तो कॉर्निया ड्राई हो जाएगा। और कॉर्नियल अल्सरेशन मतलब जो कॉर्निया उसके आगे क्रिएटिन जमा शुरू हो जाएगा, प्लग बना देगा, तो जिसकी वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये सारी जो सिम्टम्स आ रही हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की वजह से होती हैं। इसी तरह जो विटामिन ए होता है वो जो रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, अगर ये नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी क्रिएट करवा देगा। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के लिए विटामिन ए रिक्वायर होता है, इसलिए जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी, क्योंकि ग्रोथ में भी ये इन्वॉल्व होता है। अब ये इसके डेफिशिएंसी की वजह से है। अब जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये बॉडी से रिमूव नहीं हो सकते, इसलिए इनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो जब इनकी टॉक्सिसिटी होगी, ज़्यादा होंगे, जो स्किन होगी वो ड्राई हो जाएगी। जो हमारे पास एंट्राक्रैनियल प्रेशर है, जो क्रैनियम होता है उसके अंदर एक प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। एंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे ट्यूमर में होता है। जब ब्रेन ट्यूमर होता है तो उस वक्त भी
इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। तो विटामिन ए की जब टॉक्सिसिटी होती है तो उस वक्त भी इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब जो विटामिन होता है वो रिक्वायर होता है फॉर रिप्रोडक्शन नॉर्मली, लेकिन अगर ये ज़्यादा अमाउंट में होता है तो ये टेराटोजन होता है, मतलब जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं इसकी वजह से होते हैं। बोन मिनरल डेंसिटी डिक्रीज़ करना शुरू हो जाती है जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है, जिसकी वजह से बोन फ्रैक्चर इंक्रीज़ होना शुरू होते हैं। अब स्टोरिंग जो ऑर्गन है वो लीवर होता है, जब इसकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो लीवर भी डैमेज होगा, इनलार्ज हो जाएगा और सिरोटिक हो जाएगा। जो विटामिन ए है उसको स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अगर माइल्ड एक्नी होगी तो ट्रिटिनोन यूज़ करते हैं। ट्रिटिनोन मीन होता है ओल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। जो रेटिनोइक एसिड है अगर ये ट्रांस फॉर्म में हो तो इसको नाम देते हैं ट्रिटिनोइन। तो इसको यूज़ करते हैं फॉर माइल्ड एक्नी। अगर एक्नी स्वेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आइसोट्रिटिनोइन, जो कि 13 सिस फॉर्म होती है। 13 सिस रेटिनोइक एसिड को नाम देते हैं आइसोट्रिटिनोइन। तो इसको यूज़ करते हैं हम फॉर स्वेयर एक्नी। अब जो हमारे पास ओल्ड ट्रांस रेटिनोइक एसिड रहता है ये टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए, तो इसलिए इसको टॉपिकली अप्लाई करते हैं, मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई कर देंगे। ये ओरली इसको टेक नहीं किया जाता, लेकिन इसको ओरली एक बार लिया जाता है। अगर हमारे पास जो है ल्यूकीमिया हो जाए, वाइट ब्लड सेल कैंसर हो, तो इसको ट्रीट करने के लिए ओल्ड ट्रांस रेटिनोइक एसिड यूज़ होता है। उस वक्त इसको हम ओरली लेते हैं। और जो स्वेयर एक्नी के लिए ट्रीट तो करते हैं 11 सिस रेटिनोइक एसिड से, लेकिन ये टेराटोजन होता है, तो ऐसी वुमेंस जो प्रेग्नेंट हों उनमें ये ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये टेराटोजन होता है। और जो आइसोट्रिटिनोइन है ये ओरली अप्लाई करते हैं, ये ओरली टेक करते हैं। और जो हमारे पास ओल्ड ट्रांस रेटिनोइक एसिड है इसको अप्लाई करते हैं टॉपिकली, इसको स्किन पे अप्लाई करेंगे और इसको ओरली लेंगे।